हेलो डियर स्टूडेंट, मैं उत्तम कुमार महर्षि आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल में। इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास बायोलॉजी और बायोलॉजी का हमने शुरू कर रखा है दूसरा पार्ट और दूसरे पार्ट के 2 वीडियोस हो चुके हैं। उन वीडियोस के अंत में हम पहुंच चुके थे स्त्री केसर और स्त्री केसर के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे बीजांड। बीजांड की स्ट्रक्चर हमने देख ली थी। आज उससे हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा आज का टॉपिक है बीजांड के प्रकार। बीजांड के प्रकार। एक प्रारूपिक बीजांड, एक सामान्य बीजांड क्या होता है, कैसा होता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर, कौन कौन से भाग उसमें पाए जाते हैं, ये आप लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। बीजांड की स्ट्रक्चर उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास कर लीजिएगा, जो कि परीक्षा में यदि आए तो आसानी से और शीघ्रता से बन सके। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस किस फैमिली में, कौन कौन से कुल में किस किस प्रकार का बीजांड पाया जाता है और ये बीजांड का वर्गीकरण हम जो कर रहे हैं, बीजांड के टाइप जो हम बना रहे हैं, उसका आधार क्या है। सबसे पहले यदि बीजांड के प्रकार का आधार देखा जाए तो हम देखते हैं निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत। कौन कौन से भाग? निभाग। निभाग को एक दूसरा नाम अंग्रेजी में कहा जाता है चेलेजा। निभाग को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? चेलेजा। ध्यान रखिएगा, निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत, इन तीनों की पारस्परिक स्थिति के आधार पर हम बीजांड के कुछ प्रकार बनाते हैं। यहां हम इस पाठ के अंतर्गत 6 प्रकार के बीजांड देखेंगे। इस पाठ में हम कितने प्रकार के बीजांड देखेंगे? 6 प्रकार के बीजांड देखेंगे और वो 6 प्रकार किस आधार पर बनाए गए हैं कि निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत की पारस्परिक स्थिति कैसी है, उस आधार पर हमने बीजांड को कितने भागों में, कितने प्रकार में बांट दिया है? 6 प्रकार में बांट दिया है। तो ये आधार आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखोगे। शुरू करते हैं प्रकार इसके। तो सबसे पहले प्रकार जो है, सबसे पहला प्रकार जो है वो होता है ऋजु बीजांड। सबसे पहला कौन सा है? ऋजु बीजांड। और ऋजु बीजांड को बायोलॉजी की भाषा में कहा जाता है ऑर्थोट्रोपस। ऋजु बीजांड को बायोलॉजी की भाषा में हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोट्रोपस। ये होता क्या है? ध्यान नाम दीजिए ऋजु। ऋजु मैथ में शब्द आपने देखा होगा। ऋजु कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, यानी बिल्कुल एक सीधी रेखा को आप क्या कह सकते हो? ऋजु कह सकते हो। तो ऋजु का मतलब एक सीधी रेखा, यानी जो निभाग होगा, बीजांड द्वार होगा और बीजांड व्रंत होगा, ये तीनों एक सीध में, एक रेखा पर, या ऐसे कह दो एक अक्ष पर स्थित होंगे। जब निभाग, बीजांड द्वार और बीजांड व्रंत तीनों एक सीध में होते हैं, तथा इसके अलावा बीजांड द्वार, जिसको कि किसी बीजांड का शीर्ष माना जाता है, वो यदि ऊपरी पोजीशन में है, शीर्ष पर है, तब वो बीजांड क्या कहलाएगा? ऋजु बीजांड कहलाएगा। जैसे यदि हम इसका डायग्राम बनाए तो कैसे बनेगा? इस प्रकार से ये बीजांड। तो ये बीजांड कैसा है? ऋजु बीजांड है, यानी ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड है। ये क्या होता है? ये अब देखो, ये क्या है? बीजांड द्वार,
बीजांड द्वार का बिल्कुल विपरीत हिस्सा क्या कहलाता है? निभाग या चलेजा। क्या कहते हैं इसको? निभाग या चलेजा। और ये क्या है? बीजांड वृंत है। तो देख लीजिए तीनों एक सीध में है कि नहीं है, तीनों एक अक्ष पर हैं कि नहीं है, इसलिए इस बीजांड को हम क्या कहते हैं? रिजु बीजांड या ऑर्थोट्रोपस प्रकार का बीजांड कहते हैं इसको। यदि इसके एग्जाम्पल की चर्चा की जाए किन किन में ये देखने को मिलता है, तो वो है जिम्नोस्पर्म, इसके अलावा पाइप्रेसिकुल, और पोलीगोनेशिकुल। जिम्नोस्पर्म, पाइप्रेसिकुल और पोलीगोनेशिकुल, इन सभी के अंदर अपने को ऑर्थोट्रोपस यानी रिजु बीजांड देखने को मिलता है। और इस बीजांड में होता क्या है? बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक शिध में होते हैं। और इस प्रकार का आप लोगों को डायग्राम तैयार कर देना है। किस बीजांड के लिए? रिजु बीजांड के लिए। क्लियर? ये हो गया पहले प्रकार का बीजांड, रिजु बीजांड। दूसरे प्रकार का बीजांड यदि देखा जाए दूसरे प्रकार का बीजांड होता है प्रतीप बीजांड। जिसको कहा जाता है एनाट्रोपस। प्रतीप बीजांड को क्या कहते हैं? एनाट्रोपस। रिजु बीजांड को क्या कहा था? ऑर्थोट्रोपस। ये कैसा है? एनाट्रोपस। और प्रतीप शब्द का यदि अर्थ देखा जाए तो प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। प्रतीप का मतलब क्या होता है? उल्टा। यानी इसमें पहले क्या था? रिजु बीजांड, जिसमें बीजांड द्वार जो था, बीजांड का मुख जो था वो कहां था? शीर्ष पर था। इसमें कहां हो जाएगा? बिल्कुल इसके उल्टा, यानी नीचे की ओर। चित्र यदि बनाने का प्रयास करें तो किस प्रकार का बीजांड होगा? यानी यदि यह बीजांड देखा जाए तो यह कैसा है? प्रतीप बीजांड है, एनाट्रोपस प्रकार का बीजांड है। इसके अंदर क्या होता है? यह क्या है? बीजांड द्वार। यह क्या है? इसका निभाग या जिसको क्या कहा जाता है? चलेजा। और यह क्या है? बीजांड वृंत। तो इसमें आप लोग देख रहे हैं कि बीजांड इस प्रकार से घूमकर नीचे की ओर आ जाता है कि इसका बीजांड द्वार जो है वो कहां जाएगा? बीजांड वृंत के पार्श्व भाग में आ जाएगा। इसमें निभाग और बीजांड द्वार तो एक सीध में होते हैं। देख लीजिए, निभाग और बीजांड द्वार क्या है? एक सीध में है, परंतु बीजांड वृंत जो है वो बीजांड द्वार के पार्श्व में है। ये बीजांड वृंत रहा और ये बीजांड द्वार रहा। यानी बीजांड इस प्रकार से घूमकर नीचे की ओर मुड़ जाता है कि बीजांड द्वार बीजांड वृंत के पार्श्व भाग में आ जाता है। अर्थात ऐसा कह दो कुल मिलाकर कि यदि बीजांड द्वार नीचे की ओर हो और निभाग ऊपर की ओर हो तथा बीजांड वृंत बीजांड द्वार के पार्श्व भाग में हो, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? ऐसा बीजांड क्या कहलाता है? प्रतीप बीजांड कहलाता है। प्रतीप शब्द का अर्थ उल्टा। रिजु का मतलब सीधा, प्रतीप का मतलब उल्टा। ये रिजु ऐसे हो जाएगा वो रिजु, और ऐसे हो जाएगा वो प्रतीप। यदि इसके एग्जाम्पल की यदि चर्चा की जाए तो जितने भी अपने वो हैं एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में अधिकांशतः कौन सा बीजांड देखने को मिलता है? प्रतीप बीजांड देखने को मिलता है। इसलिए तो हमने जो प्रारूपिक बीजांड बनाया था, जो सामान्य बीजांड का चित्र पिछले वीडियो के अंदर बनाया था, वो हमने प्रतीप बीजांड बनाया था, एनाट्रोपस बीजांड बनाया था।
ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया एंजियोस्पर्म, प्रतीक बीजांड, या इसको क्या कहते हैं, एनाट्रोपस। देख लीजिए इसमें बीजांड द्वार नीचे की ओर है, निभाग ऊपर की ओर, और बीजांड द्वार कहां है, बीजांड ग्रंथ के पार्श्व भाग में स्थित है। मिटा दें इसको। तीसरे प्रकार का बीजांड है वक्रित बीजांड। तीसरे प्रकार का बीजांड कौन सा है, वक्रित बीजांड। वक्रित बीजांड में यदि देखा जाए तो इसमें जो ये बीजांडवृंत हो गया, चित्र के द्वारा समझने का इसको प्रयास करते हैं। निभाग इसमें कहां होगा, बिल्कुल इसके 90 डिग्री पर। यह बीजांड व्रंत है, बीजांड व्रंत। निभाग ये है, और ये जो आगे का हिस्सा है ये घूमकर वक्रित होकर बिल्कुल कहां आ जाता है, बीजांड व्रंत के पास में ही आ जाता है। इस प्रकार से ये बनाएंगे हम यहां पर बीजांड द्वार। ठीक है, थोड़ा सा इसे सही कर देते हैं। ये हो गया बीजांड द्वार। ठीक है, इसके भीतर की ओर यदि देखा जाए तो जो बीजांड काय है, ये रहा बीजांड काय। इसके अलावा जो भ्रूणकोश है, ये रहा भ्रूणकोश। ये घोड़े की नाल के समान मुड़े हुए होते हैं। ये हमने क्या बना दिया, बीजांड काय, और ये इसके अंदर कौन है, भ्रूणकोश। तो ये बड़ा ही खास टाइप का है, इसको ध्यान में रखिएगा। बीजांड व्रंत देख रहे हैं आप, बिल्कुल सीधा है। निभाग इसके 90 डिग्री पर है। ये बीजांड व्रंत है, तो निभाग कैसे है, इस टाइप से। ये बीजांड व्रंत, तो ये क्या है, निभाग, यानी बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर है। और बीजांड द्वार जो है वो घूमकर बीजांड व्रंत के बिल्कुल समीप आ चुका है। बीजांड द्वार जो है वो मुड़कर बिल्कुल कहां आ चुका है, बीजांड व्रंत के पास में आ चुका है। ठीक है, और जो तीसरे टाइप का है, तीसरी बात जो है खास बात, वो देखिए यहां पर कि बीजांड काय और भ्रूणकोश, बीजांड काय और भ्रूणकोश दोनों घोड़े की नाल के समान मुड़े हुए हैं। घोड़े की नाल, यानी इस टाइप से, इस प्रकार की होती है घोड़े की नाल। तो घोड़े की नाल की तरह के समान बीजांड काय व भ्रूणकोश। इतनी यदि बातें आपको दिखाई देती हैं तो वो बीजांड कैसा है, वक्रित बीजांड है। इतनी बातें यदि दिखाई दे रही है तो कौन सा बीजांड है, वो वक्रित प्रकार का बीजांड है। एग्जाम्पल की यदि चर्चा की जाए तो एग्जाम्पल है इसके क्रूसिफेरी, और लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी कुल को आप दूसरा नाम क्या देते हो, फेबेसी। लेग्यूमिनेसी कुल का दूसरा नाम क्या है, फेबेसी। और क्रूसिफेरी का नाम क्या होता है, ब्रेसिकेसी। तो क्रूसिफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल में किस प्रकार का बीजांड मिलता है, वक्रित प्रकार का बीजांड दिखाई देता है। तो दिख रहा है आप लोगों को, खास खास बातें क्या है। वक्रित बीजांड हम किसको मानेंगे,
देख लीजिए कौन कौन सा होगा, जिसमें निभाग बीजांड व्रंत के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। पहली खास बात क्या है वक्रित बीजांड की, निभाग जो है वो बीजांड व्रंत के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। दूसरी खास बात क्या है कि बीजांड द्वार घूमकर कहां पर आ चुका है, बीजांड व्रंत के समीप आ चुका है। और तीसरी खास बात, बीजांडकाय और भ्रूणकोश जो है वो घोड़े की नाल के समान मुड़े हुए होते हैं। यदि ये तीनों बातें आप लोगों को दिखाई देती हैं तो वो बीजांड कैसा होगा, वक्रित बीजांड होगा। और एग्जाम्पल कौन से होंगे उसके, क्रूसिफेरी और लेग्यूमिनेसी कुल। वक्र, वक्र का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी आप ऐसे मान लो कुर्सी की लेग मुड़ी हुई है, कुर्सी की लेग, तो यानी क्रूसिफेरी और लेग्यूमिनेसी क्या है, मुड़ी हुई यानी वक्रित। तो वक्रित बीजांड के एग्जाम्पल कौन हो जाएंगे, क्रूसिफेरी और लेग्यूमिनेसी। इसके पश्चात चलते हैं आगे। चौथे प्रकार का जो बीजांड है वो है अनुप्रस्थ बीजांड। चौथे प्रकार का बीजांड जो है वो कौन सा है, अनुप्रस्थ बीजांड है। अनुप्रस्थ बीजांड, अनुप्रस्थ किसको कहते हैं, यदि कोई भी चीज किसी अक्ष के लंबवत हो, यदि कोई भी वस्तु किसी के लंबवत हो तो हम कहते हैं उसे अनुप्रस्थ। जैसे आप अनुप्रस्थ काटते हो, टीएस काटते हो, तो ये मान लो कोई वस्तु है, यदि हम इसको ऐसे काटें, इसके लंबवत काटें, इसके हम क्या काटें, लंबवत काटें, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुप्रस्थ काट बोलेंगे। तो अनुप्रस्थ बीजांड, इस अनुप्रस्थ बीजांड में क्या होता है, ये मान लो क्या है, बीजांड है, ये इसके अंदर का क्या हो गया, बीजांड काय हो गया, और ये क्या हो गया, बीजांड व्रंत। नामांकित करना जरूरी है इसको, क्योंकि तीन चीजों को नामांकित करना जरूरी है, क्योंकि इन तीनों के आधार पर ही हम बीजांड के प्रकार बना रहे हैं। कौन कौन से, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड व्रंत, इन तीनों को ही नामांकित करना है आप लोगों को। या चौथा कोई खास हो, कोई खास विशेषता प्रदर्शित करता हो, तब उस चौथे का नाम अपने को लिखना है। ये क्या हो गया, बीजांड व्रंत, ये क्या हो गया, निभाग, और ये क्या हो गया, बीजांड द्वार। ठीक है, और ये इसके भीतर हो गया भ्रूणकोश। इसके भीतर ये क्या हो गया, भ्रूणकोश। तो अनुप्रस्थ बीजांड की खास बातें, क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली बात, निभाग और बीजांड द्वार एक सिध में होते हैं, है कि नहीं है, निभाग और बीजांड द्वार एक सिध में, और ये दोनों बीजांड व्रंत के लंबवत स्थित होते हैं। ये बीजांड व्रंत है, इसके लंबवत। तो पहली खास बात क्या है, अनुप्रस्थ बीजांड की, अनुप्रस्थ का मतलब लंबवत। निभाग और बीजांड द्वार एक सिध में होते हैं, और ये दोनों बीजांड व्रंत के लंबवत होते हैं। देख लीजिए आपके सामने है चित्र, बीजांड व्रंत है और ये निभाग और बीजांड द्वार जो एक सिध में है वो किसके लंबवत हैं, बीजांड व्रंत के लंबवत हैं। तो वो बीजांड क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ बीजांड। एक बार फिर से दोबारा सुन लो, यदि निभाग और बीजांड द्वार एक सिध में हो तथा ये दोनों बीजांड व्रंत के लंबवत हो, तब इसे हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ बीजांड कहते हैं। एक खास बात और है इसकी कि जो भ्रूणकोश है, ये रहा भ्रूणकोश, ये कुंडलित होता है, ये मुड़ा हुआ होता है। भ्रूणकोश जो है वो मुड़ा हुआ होता है। बीजांडकाय बिल्कुल सीधा है, बीजांडकाय में कोई दिक्कत नहीं है,
इससे पहले जो वक्रित आया था उसमें बीजांड काय और भ्रूणकोश दोनों घोड़े के नाल की तरह मुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर बीजांड काय बिल्कुल सीधा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भ्रूणकोश जो है वो कुंडलित है। तो दो खास बातें हैं। पहली खास बात, निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में होते हैं जो कि बीजांड वृंत के लंबवत होते हैं, और दूसरी खास बात, भ्रूणकोश मुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये है अपने अनुप्रस्थ बीजांड। और अनुप्रस्थ बीजांड का यदि एग्जाम्पल देखा जाए तो ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी। ब्यूटोमेसी और एलिसमेसी कुल जो हैं वो किस में आएंगे? अनुप्रस्थ बीजांड। उनमें क्या मिलेगा आपको? अनुप्रस्थ बीजांड मिलेगा। ठीक है, ये हो गए 4 टाइप के बीजांड। पांचवें प्रकार का यदि बीजांड देखा जाए तो वो है अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड। अर्ध प्रतीप बीजांड का मतलब क्या है? ये देखो, ये ऋजु बीजांड है, ये प्रतीप बीजांड है। ये ऋजु यानी सीधा, प्रतीप यानी उल्टा, इन दोनों के बीच का, ऐसे ऋजु, प्रतीप और ये अर्ध प्रतीप। अभी अभी आपने अनुप्रस्थ बीजांड देखा था अभी अभी। अनुप्रस्थ बीजांड और इसमें क्या अंतर है? केवल एक अंतर है। अनुप्रस्थ बीजांड में भ्रूणकोश मुड़ा हुआ था, कुंडलित था, लेकिन यहां पर भ्रूणकोश भी बिल्कुल सीधा होता है, सभी के सभी सीधे, और वो किसके साथ? इस प्रकार 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। यानी निभाग, बीजांड द्वार, बीजांड काय, भ्रूणकोश, ये सभी के सभी जो है वो बीजांड वृंत के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? अर्ध प्रतीप। ऐसे होता बिल्कुल तो उसको हम कहते हैं ऋजु, ऐसे होता तो क्या कहते हैं उसको? प्रतीप। देख लीजिए, ये आपने क्या बनाया था ऐसे, इस प्रकार। ये कौन सा बीजांड बनाया आपने? ऋजु बनाया था, ऋजु यानी बिल्कुल सीधा। ये आपने क्या बनाया ऐसे, ये क्या बनाया आपने? प्रतीप। देख लो, ऋजु, प्रतीप, और ये ऋजु और प्रतीप दोनों के बीच का है, कौन सा हो जाएगा? अर्ध प्रतीप। लेकिन अर्ध प्रतीप देखने में कैसा है? अनुप्रस्थ जैसा है। बस अंतर किसका है? अनुप्रस्थ में जो भ्रूणकोश है वो कुंडलित होता है, लेकिन इसमें भ्रूणकोश भी बिल्कुल लंबवत या 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्थित होता है। बस आप लोगों को एक बार ऐसे लगेगा कि ये बिल्कुल उलट पुलट हो चुका है, सभी आपस में मिक्स हो रहे हैं, परंतु ये मिक्स नहीं होंगे। यदि आप इनके डायग्राम को अच्छी तरह से समझोगे, डायग्राम का अभ्यास करोगे, तो ये मिक्स नहीं होंगे। ठीक है, आप इनमें अंतर देखिए, इनमें तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तब आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेगा कि सारे के सारे अलग हैं, एक भी मिक्स नहीं होगा। और यदि डायग्राम बना दिया तो जैसे जैसे डायग्राम है, जैसे मैंने डायग्राम याद किए हैं और जैसे जैसे डायग्राम बोल रहे हैं मैं वैसे वैसे आपको समझा रहा हूं, और एग्जाम्पल जो हैं उनको आपको अपनी ट्रिक के अनुसार, अपने जैसे भी आपके दिमाग में सेट बैठता है, एग्जाम्पल को कंठस्थ करने ही होंगे। अर्ध प्रतीप। अर्ध प्रतीप का मतलब है रेनन। एग्जाम्पल बता रहा हूं आपको। अर्ध प्रतीप किसमें मिलता है? रेनन कुलेसी और प्रिमुलेसी कुल में। रेनन कुलेसी
और प्रिमुलेसिकुल में कौन सा बीजांड मिलता है आपको? अर्ध प्रतीप प्रकार का बीजांड मिलता है। ये रहा अर्ध प्रतीप। ठीक है, क्लियर। लास्ट प्रकार का बीजांड आ चुका है अपने कुंडलित बीजांड। छठे प्रकार का बीजांड कौन सा है? कुंडलित बीजांड। बिल्कुल कुंडली बना ली। इसमें क्या होगा? बीजांड एक 360 डिग्री कोण पर मुड़ा हुआ है। देखो रिजु, अर्ध प्रतीप, प्रतीप, और यदि पूरा ऐसे घूम जाए तब उसको क्या कहेंगे हम? कुंडलित। यानी 360 डिग्री कोण पर बीजांड जो है वो घूम जाएगा। कैसे? इस प्रकार से आपको डायग्राम बनाना है। ये मैं रिजू का नहीं बना रहा हूं, ये मैं बना रहा हूं, देखो ऐसे। अब देखो बनाने का तरीका देखा आपने। मैंने पहले रिजू की तरह बनाया और फिर बीजांड वृंत जो है उसको पूरा ऐसे लंबा बना दिया। ये है बीजांड वृंत। अब आप जरा ध्यान लगाकर देखो ये कैसे घुमा है बीजांड। इस प्रकार से मैं इसे घुमा रहा हूं। ये देखो पहले रिजु था ये, फिर ऐसे हुआ होगा अर्ध प्रतीप, फिर प्रतीप हुआ होगा और फिर वापस घूम गया, यानी 360 डिग्री पर। पहली खास बात, इसमें बीजांड जो है ये बीजांड है, हम इतने हिस्से को बोलते हैं बीजांड। पहली खास बात, इसमें बीजांड जो है वो 360 डिग्री कोण पर घुमा हुआ होता है, 360 डिग्री कोण पर घुमा हुआ। दूसरा, बीजांड वृंत जो है, ये रहा बीजांड वृंत, अत्यधिक लंबा होता है। देखो बीजांड वृंत कहां से चला, ये देखो इस प्रकार से बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होता है, क्योंकि जब घूमेगा तो बीजांड वृंत तो लंबा होना ही। तो दो खास बातें हैं। पहली खास बात, बीजांड 360 डिग्री कोण पर मुड़ा हुआ ऐसे, ठीक है। जैसे ये रिजु, फिर अर्ध प्रतीप, फिर प्रतीप और फिर वापस घूम गया ऐसे, ठीक है। तो 360 डिग्री कोण पर ये घुमा हुआ होता है। इसके अलावा जो बीजांड वृंत है, ये बीजांड वृंत अत्यधिक लंबा होता है। एग्जाम्पल यदि इसके देखा जाए तो प्लम्बोजिनेसी, कोई प्लम्बर जो होता है वो अपने औजारों को 360 डिग्री कोण पर घुमाता है कि नहीं घुमाता, प्लम्बर। तो प्लम्बर से याद रख लो प्लम्बोजिनेसी। और दूसरा है कैक्टेसी, जिसमें कैक्टस आता है। तो प्लम्बोजिनेसी और कैक्टेसी, ये जो हैं इनमें क्या मिलेगा आपको, कुंडलित बीजांड देखने को मिलेगा। तो ये 6 प्रकार के बीजांड हो गए। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवीजन करवा देता हूं 6 का। देख लो जी, पहला कौन सा था, रिजु। दूसरा कौन सा था, प्रतीप। तीसरा कौन सा था, वक्रित। चौथा कौन सा था, अनुप्रस्थ। पांचवा कौन सा था, अर्ध प्रतीप। और लास्ट छठा कौन सा था, कुंडलित। ये 6 प्रकार के बीजांड आपने आज अध्ययन किए हैं। रिजु, प्रतीप, वक्रित, अनुप्रस्थ, अर्ध प्रतीप और कुंडलित, 6 प्रकार के देखे आपने। रिजु में क्या है, बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीध में होते हैं, इस प्रकार से। ये देख लीजिए, यानी बीजांड द्वार, निभाग और बीजांड वृंत तीनों एक सीध में होंगे ऐसे, ठीक है। तो ये कौन सा बीजांड हो जाएगा, रिजु बीजांड हो जाएगा।
प्रतीप में, प्रतीप का मतलब है उल्टा, इस प्रकार से। इसमें बीजांड द्वार नीचे की ओर होता है, निभाग ऊपर की ओर होता है, और बीजांड द्वार जो है वो बीजांड वृंत के पार्श्व में होता है। तीसरे प्रकार का वक्रित, इसमें क्या है, ये देखिए ये वक्रित हो गया। बीजांड द्वार घूमकर कहां जाता है, बीजांड वृंत के पार्श्व में आ जाता है। बीजांड द्वार घूमकर कहां जाएगा, बीजांड वृंत के पार्श्व में। ये वृंत है, ये निभाग है, तो निभाग जो है वो वृंत के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। और तीसरी खास बात, भ्रूणकोश और जो बीजांड काय है दोनों घोड़े की नाल के समान मुड़े हुए होते हैं। अनुप्रस्थ बीजांड में ये देखिए ये अनुप्रस्थ बीजांड बनेगा ऐसे। अनुप्रस्थ बीजांड में निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में होते हैं, निभाग और बीजांड द्वार एक सीध में, जो कि बीजांड वृंत के साथ लंबवत स्थित होते हैं इस प्रकार से ऐसे। ये बीजांड वृंत है, ये बीजांड द्वार और निभाग हैं जो कि एक दूसरे के साथ कैसे, अनुप्रस्थ रूप से। लेकिन खास बात क्या, जो भ्रूणकोश है वो कुंडलित होता है। भ्रूणकोश कैसा है, कुंडलित। अर्धप्रतीप, अर्धप्रतीप देखने में कैसा होता है, बिल्कुल अनुप्रस्थ जैसा ही होता है, लेकिन इसके भीतर जो भ्रूणकोश और बीजांड द्वार है वो बिल्कुल सीधे होते हैं, यानी अनुप्रस्थ ही होते हैं। तो अनुप्रस्थ और अर्धप्रतीप में अंतर किसका है, भ्रूणकोश का। अनुप्रस्थ में भ्रूणकोश कुंडलित होता है, लेकिन अर्धप्रतीप में कुंडलित नहीं होता। और कुंडलित बीजांड में यदि देखें तो कुंडलित बीजांड में जो बीजांड है ये बीजांड घूमकर 360 डिग्री का कोण बना लेता है इस प्रकार से। कितने कोण पर घुमा हुआ रहता है, ये 360 डिग्री के कोण पर घुमा हुआ पाया जाता है। ध्यान रखें, कुंडलित बीजांड में जो बीजांड है वो 360 डिग्री कोण पर घूमकर वापस कैसा हो जाता है, सीधा। यानी पहले सीधा था, फिर अर्धप्रतीप हुआ, फिर प्रतीप हुआ, फिर वापस घूमकर कैसा हो गया, सीधा। तो 360 डिग्री का कोण बना। और बीजांड वृंत इसमें कैसा होता है, अत्यधिक लंबा। तो ये था बीजांड के प्रकार। इसके पश्चात हमारा अगला टॉपिक यदि देखें तो हमारा अगला टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन। जिस प्रकार से हमने लघु बीजाणु धानी को देखा, लघु बीजाणु धानी की स्ट्रक्चर देखी, तो लघु बीजाणु धानी के जैसे ही क्या था, जैसे लघु बीजाणु धानी वैसे बीजांड। और लघु बीजाणु धानी में जैसे लघु बीजाणु थे, ठीक उसी प्रकार से गुरु बीजाणु धानी में क्या होंगे, गुरु बीजाणु होंगे। तो आप बीजांड को क्या बोल सकते हो, गुरु बीजाणु धानी। बीजांड को क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु धानी। और इसमें क्या बनेगा, गुरु बीजाणु बनेगा। और वही गुरु बीजाणु किस में रूपांतरित होगा, आगे चलकर भ्रूणकोश में रूपांतरित होगा, जिसका अध्ययन हम करने जा रहे हैं। यदि हम देखें गुरु बीजाणु जनन, तो गुरु बीजाणु जनन की सबसे पहले यदि परिभाषा को देखा जाए तो वो परिभाषा क्या बनेगी, गुरु बीजाणु जनन होगा किससे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से। गुरु बीजाणु मातृ सेल। और इस गुरु बीजाणु मातृ सेल से क्या बने, गुरु बीजाणु। क्योंकि गुरु बीजाणु जनन देख रहे हैं तो क्या बनेंगे, गुरु बीजाणु बनेंगे। याद रखिए, लघु शब्द हमेशा नर के लिए आता है और गुरु शब्द हमेशा माता के लिए आता है। और विभाजन कौन सा होता है, क्योंकि ये युग्मकोद्भिद होंगे
युग्मक से संबंधित है, इसलिए कौन सा विभाजन होना चाहिए? अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। इतनी चीज ध्यान है तो अपने परिभाषा बना सकते हैं। गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणुओं का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। एक बार फिर से देख लो, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु का निर्माण होना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। ठीक है, यदि हम देखें गुरु बीजाणु जनन किस प्रकार से होता है, इसकी प्रक्रिया यदि देखी जाए तो सबसे पहले अपने पास क्या होगा? बीजांड। सबसे पहले क्या होगा? बीजांड। यदि आपको ध्यान है तो हमने लघु बीजाणु जनन किसके अंदर किया था? लघु बीजाणु धानी में। जैसे लघु बीजाणु धानी होती है वैसे बीजांड होता है। तो बीजांड को हम क्या कह सकते हैं? गुरु बीजाणु धानी। क्या कह सकते हैं इसको? अपने बीजांड को गुरु बीजाणु धानी। इसमें क्या होगी? मर्दूतकीय कोशिकाएं होंगी। तो गुरु बीजाणु धानी की क्या है? मर्दूतकीय सेल्स है। और ये मर्दूतकीय सेल्स कैसी होती हैं? द्विगुणित। बीजांड में महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? बीजांड काय। ये मर्दूतकीय कोशिकाओं की चर्चा जो कर रहे हैं वो बीजांड के किस हिस्से में होंगी? बीजांड काय में होंगी, न्यूसेलस में होंगी। इसीलिए हम बीजांड काय को बीजांड का सबसे महत्वपूर्ण भाग मानते हैं, क्योंकि उसी में होता है गुरु बीजाणु जनन। तो ये मर्दूतकीय कोशिकाएं कहां पर हैं? बीजांड काय में है, बीजांड के बीजांड काय भाग में है। और है कैसी? द्विगुणित। अब इनमें से पूरे बीजांड की सारी मर्दूतकीय कोशिकाओं में से केवल एक हाइपोडर्मल कोशिका किस में बदल जाएगी? प्रप्रसूतक कोशिका में बदल जाएगी। प्रसूतक सेल, एक हाइपोडर्मल। हाइपोडर्मल का मतलब है बीजांड काय के परिधीय भाग के ठीक नीचे की कोशिका। बीजांड काय के यानी ये यदि बीजांड काय है, यहां हम मर्दूतकीय कोशिकाएं इस प्रकार से बना देते हैं, तो बीजांड काय के परिधीय भाग के ठीक नीचे की कोई कोशिका, ठीक है, यानी परिधि के पास पास की कोशिका, किनारे की कोशिका। हाइपोडर्मल का मतलब होता है किनारे की या परिधीय कोशिका, जो कि एपिडर्मिस के ठीक नीचे स्थित होती है। तो बहुत सी मर्दूतकीय कोशिकाओं में से केवल एक, यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा, लघु बीजाणु जनन में संख्या जो थी वो निश्चित नहीं थी, असंख्य थे। कई सारी मर्दूतकीय कोशिकाएं प्रप्रसूतक कोशिकाओं में बदल रही थी, लेकिन यहां पर केवल एक हाइपोडर्मल कोशिका एक प्रप्रसूतक कोशिका का निर्माण करेगी। लघु बीजाणु जनन में कई सारी प्रसूतक कोशिका बनी थी, लेकिन गुरु बीजाणु जनन में केवल एक प्रसूतक कोशिका बनेगी। ये प्रसूतक कोशिका क्या होगी? इन मर्दूतकीय कोशिकाओं की ऐसी कोशिका होगी जिसका आकार कुछ बड़ा हो गया है, जिसका केंद्रक बड़ा हो गया है, जीवद्रव्य सघन हो गया है, ज्यादा सक्रिय जो हो चुकी है, उस कोशिका को अपने क्या बोलते हैं? प्रसूतक कोशिका। अब ये प्रसूतक कोशिका आकार में वृद्धि करती है। प्रसूतक कोशिका क्या करती है? आकार में वृद्धि। लघु बीजाणु जनन कोशिका में प्रसूतक कोशिका ने क्या कर लिया था? समसूत्री विभाजन कर लिया था, लेकिन यहां पर विभाजन नहीं होते हैं, कोई विभाजन नहीं होता यहां पर। केवल जो ये एक प्रसूतक कोशिका है ये अपने आकार में वृद्धि करना प्रारंभ कर देती है, और जब इसका आकार थोड़ा और बड़ा हो जाता है तब इसको हम नाम देते हैं गुरु बीजाणु जन कोशिका। वहां पर जैसे लघु बीजाणु जन कोशिका बनी थी, यहां पर क्या बनेगी? गुरु बीजाणु जन कोशिका। इसका मतलब जब आप गुरु बीजाणु जनन करो तब लघु बीजाणु जनन का तुलनात्मक अध्ययन आप जरूर कीजिएगा, कहां पर क्या अंतर रह रहे हैं, तो आपको ये कंठस्थ याद हो जाएंगी चीजें। दोबारा इनको परीक्षा के लिए याद करने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु बीजाणु जन कोशिका बनेगी, ये भी कैसी रहेगी? द्विगुणित रहेगी। प्रसूतक कोशिका भी कैसी रहेगी? द्विगुणित रहेगी। अब गुरु बीजाणु जनन कोशिका
बिना किसी विभाजन के, कोई विभाजन नहीं करती है और आकार में और ज्यादा वृद्धि कर लेती है। जब इसका आकार और ज्यादा बड़ा हो जाता है गुरु बीजाणु जन कोशिका का, तब उसे कहते हैं गुरु बीजाणु मातृ सेल। यहां मैं सेल्स नहीं लिख रहा हूं, केवल क्या लिख रहा हूं, सेल, एक ही होती है। तो एक गुरु बीजाणु जन कोशिका एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण कर लेगी। कितनी गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनेंगी, एक। वहां पर लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बनी थी, वो असंख्य बनी थी, कई सारी बनी थी, लेकिन यहां पर केवल गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। और ये भी कैसी होगी, द्विगुणित। चूंकि अब मातृ आ चुका है ना, जैसे लघु बीजाणु मातृ आया था वैसे यहां पर भी मातृ आ चुका है, तो मातृ नाम दिखते ही आप उसमें क्या करवा दो, अर्धसूत्री विभाजन करवा दो। जैसे ही मातृ नाम दिखा, दिखते ही क्या करवा दो आप उसमें, अर्धसूत्री विभाजन करवा दो। और जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन होगा तो किसकी मातृ है, किसकी मां है, लघु बीजाणु की मां है, इसलिए इससे क्या बन, गुरु बीजाणु की मां है, इसलिए इससे क्या बन जाएंगे, गुरु बीजाणु बन जाएंगे। और आपको ये भली भांति पता है, आप अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन कर चुके हो कि एक कोशिका में यदि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उससे 4 पुत्री कोशिकाओं की प्राप्ति होती है। तो ये एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, तो कितने गुरु बीजाणु बनेंगे एक मातृ कोशिका से, 4 गुरु बीजाणु बनेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, ये चारों गुरु बीजाणु कैसे होंगे, अगुणित होंगे। क्यों अगुणित क्यों होंगे, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो चुका है, इसलिए कैसे हो जाएंगे, अगुणित। तो 4 अगुणित अपने को ये प्राप्त होंगे। और इन चारों अगुणित गुरु बीजाणुओं में यदि देखा जाए तो ये गुरु बीजाणु में से 3 गुरु बीजाणु पोषण हेतु नष्ट हो जाएंगे। ये चारों विचार होते कैसे हैं, एक रेखिक क्रम में होते हैं, ऊपर से नीचे के क्रम में होते हैं। एंजियोस्पर्म में नीचे की ओर क्या होता है, बीजांड द्वार, ऊपर की ओर क्या होता है, निभाग होता है। तो ये निभाग से लेकर बीजांड द्वार तक 4 ऐसे एक क्रम में उपस्थित होते हैं, रैखिक रूप में ये गुरु बीजाणु उपस्थित होते हैं। इनमें से नीचे वाले तीनों जो हैं, नीचे वाले तीनों यानी बीजांड द्वार की तरफ जो तीनों हैं वो तीनों पोषण हेतु नष्ट हो जाएंगे। केवल एक गुरु बीजाणु जो कि निभाग की ओर है वो सक्रिय रहता है। 3 पोषण हेतु नष्ट हो जाएंगे या पोषण में काम में ले लिए जाएंगे। केवल एक गुरु बीजाणु जो किधर है, निभाग की ओर है, वही सक्रिय रहता है, वही आगे चलकर और विकास करता है। केवल कितने गुरु बीजाणु बने, एक गुरु बीजाणु शेष। और ये एक गुरु बीजाणु क्या कर लेगा, भविष्य में चलकर भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। यही गुरु बीजाणु किस में बदल जाएगा, भ्रूण कोश में बदल जाएगा। तो यहां हम चले थे बीजांड से, दोबारा देख लीजिए। बीजांड जिसको कहा जाता है गुरु बीजाणु धानी, इसके बीजांड काय भाग में क्या पाई जाती हैं, मर्दूतकीय कोशिकाएं। और इन मर्दूतकीय कोशिकाओं में से केवल एक हाइपोडर्मल कोशिका जो होती है वो एक प्रप्रसूतक कोशिका के रूप में बदल जाती है, आकार बड़ा कर लेती है, अपना केंद्रक बड़ा हो जाता है, जीवद्रव्य सघन हो जाता है, ज्यादा सक्रिय हो जाती है, और उसे हम कहते हैं प्रप्रसूतक कोशिका। एक प्रप्रसूतक कोशिका बनी, ये एक प्रप्रसूतक कोशिका किसमें बदल गई, एक गुरु बीजाणु में बदल गई, गुरु बीजाणु जन कोशिका में बदल गई। वृद्धि करते हुए किसमें बदल गई, गुरु बीजाणु जन कोशिका। यह गुरु बीजाणु जन कोशिका बिना किसी विभाजन के और ज्यादा वृद्धि करती है और किसमें बदल जाती है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। और जैसे ही मातृ आती है, कितनी मातृ कोशिका बनी है, एक। इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अर्धसूत्री विभाजन से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से क्या बनते हैं, 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। ये चारों रैखिक क्रम में ऊपर से नीचे के क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। नीचे वाले तीनों यानी जो बीजांड द्वार की ओर जो 3 हैं वो तीनों पोषण हेतु नष्ट हो जाते हैं। केवल एक गुरु बीजाणु जो निभाग की ओर है वही सक्रिय रहता है और वो आगे चलकर और ज्यादा वृद्धि करते हुए और ज्यादा विभाजन करते हुए वो निर्माण कर लेता है भ्रूण कोश का। तो जो एक गुरु बीजाणु बनता है वही किसका निर्माण करता है, भ्रूण कोश का निर्माण करता है।
यदि इन चित्रों को इस आरेख को आप चित्रों की सहायता से बताना चाहें तो भी बता सकते हैं। कैसे? बड़ा सिंपल है। कैसे? मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूं, जो ये आरेख बनाया है उसी आरेख को अपने क्या करेंगे, चित्रों की सहायता से बताएंगे, सेम टू सेम वही कहानी चलेगी। ये देखो, ये क्या है, इसका तो आपको बार बार अभ्यास करना होगा। पहले ये भ्रूणकोश नहीं होता, सारी की सारी क्या होती हैं, मर्दूतकीय कोशिकाएं होती हैं इसके अंदर। ये सारी की सारी इसके भीतर क्या है, मर्दूतकीय कोशिका। ये किसका चित्र है, बीजांड का। बीजांड को आप क्या कह सकते हो, गुरु बीजाणु धानी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, गुरु बीजाणु धानी। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है, बीजांडकाय। कौन सा महत्वपूर्ण भाग है, बीजांडकाय। इस बीजांडकाय को हम बाहर निकाल लेते हैं जूम करके, बीजांडकाय को बाहर निकाल लिया, ये रहा बीजांडकाय, ये इसकी हाइपोडर्मल सेल होगी, ये इसकी अन्य मर्दूतकीय कोशिकाएं और बना दो। ये आपने क्या निकाल लिया, बीजांडकाय। ये गुरु बीजाणुधानी थी यानी बीजांड था, बीजांड या गुरु बीजाणुधानी। ये क्या है, इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बीजांडकाय है। ये बीजांडकाय की सारी कौन सी कोशिकाएं हैं, मर्दूतकी सेल्स हैं। और मर्दूतकी सेल्स में ये सारी सारी जो किनारे की तरफ हैं, जो परिधि की तरफ हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोड्रमल सेल बोलते हैं। बीजांडकाय की परिधीय कोशिकाओं को क्या बोलेंगे अपने, हाइपोड्रमल सेल। और इन्हीं हाइपोड्रमल सेल्स में क्या होगा, एक हाइपोड्रमल सेल जो है वो आकार में वृद्धि करेगी। कैसे, ये बीजांडकाय, इसकी एक हाइपोड्रमल सेल को क्या कर दो आप, बड़ा कर दो, बाकी को वैसे रखो। केवल एक को क्या कर रहे हैं अपने, बड़ा, बाकी को ठीक वैसे के वैसे रखा है, कोई अंतर नहीं करना, यानी छोटी छोटी बनानी है। बाकी अन्य को छोटे छोटे बना दो और इस एक को क्या बना दो, बड़ी बना दो। और इसको डायरेक्ट भी ज्यादा कर दो ताकि पता चल जाए कि ये एक बड़ी हो चुकी है। केंद्रक भी इसका क्या कर देना, आपको बड़ा कर देना है। तो एक हाइपोड्रमल सेल जो आकार में वृद्धि कर लेती है, जिसका केंद्रक बड़ा हो जाता है, जिसका जीवद्रव्य ज्यादा हो जाता है, सघन हो जाता है, ये देखिए, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रसूतक सेल बोलते हैं। एक ही बनी नहीं, प्रसूतक सेल। ये प्रसूतक सेल आकार में और ज्यादा वृद्धि करेगी, तब इसको हम क्या बोलेंगे, गुरु बीजाणु जन कोशिका। कर दो, इसको हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे, चलो पढ़े रहने देते हैं एक बार। ये आकार में और ज्यादा बड़ी कर दो आप, केंद्रक और ज्यादा बड़ा कर दो, जीवद्रव्य ज्यादा सघन कर दो। बाकी ये क्या है, अन्य मर्दूतकीय कोशिकाएं हैं। ठीक है, अब अन्य मर्दूतकीय कोशिकाओं को बार बार ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं। अच्छे तरीके से किसको दिखाओ, जो आपके लिए काम की है। यानी प्रसूतक कोशिका आकार में और वृद्धि करके किसमें बदल गई, गुरु बीजाणु जन कोशिका में। ये रही, इसको आप क्या बोलोगे, गुरु बीजाणु जन सेल। ये क्या बन चुकी है, जो पहले प्रसूतक कोशिका थी, आकार में और ज्यादा वृद्धि करके क्या बना लिया उसने, गुरु बीजाणु जन कोशिका। और ये गुरु बीजाणु जन कोशिका आकार में और वृद्धि कर लेती है, इसका आकार और ज्यादा बड़ा हो जाता है इस प्रकार से। ये बाकी कौन हो गई, मर्दूतकीय कोशिकाएं रह गई। जब इसका आकार, गुरु बीजाणु जन कोशिका का आकार और ज्यादा बड़ा हो जाता है, तब इसको हम क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु
मातृ सेल। क्या बन गई ये गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। कितनी गुरु बीजाणु मातृ कोशिकाएं आप लोगों को दिखाई दे रही हैं? एक। और ये एक गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, मातृ आ गया ना, अब ये क्या करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी। करवा दो। ये भ्रूणकोश बना दिया हमने, सॉरी ये बीजांडकाय बना दिया। ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, ये रही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, ये क्या कर लेती है? अर्धसूत्री विभाजन कर लेती है। और इस अर्धसूत्री विभाजन से कितनी सेल्स बन जाएंगी? 4 सेल बन जाएंगी, जो एक दूसरे के ऊपर नीचे रहेंगी। इन चारों सेल को अपने क्या बोलते हैं? गुरु बीजाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? गुरु बीजाणु। और इन गुरु बीजाणुओं में से 3 गुरु बीजाणु जो नीचे की ओर हैं, ये नीचे की ओर स्थित तीनों गुरु बीजाणु क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। केवल जो निभाग की ओर, ऊपर की ओर जो गुरु बीजाणु होगा, ये किस में बदलेगा? इसको हम कह सकते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। सक्रिय गुरु बीजाणु। नीचे वाले तीनों पोषण हेतु नष्ट हो जाएंगे इस प्रकार से। और जो एक निभाग की ओर गुरु बीजाणु बने बचेगा, यही गुरु बीजाणु किस में बदलेगा? भ्रूणकोश में बदलेगा। और भ्रूणकोश को अपने कहते हैं मादा युग्मकोद्भिद। देख लीजिए, ये गुरु बीजाणु किस में बदलेगा? भ्रूणकोश में। चलिए हम देखते हैं भ्रूणकोश का परिवर्धन। आप जब ये डायग्राम बनाते हो तब क्या बनाते हो? बाहर की ओर बीजांडकाय, और बीजांडकाय के अंदर क्या दिखाते हो? भ्रूणकोश। बीजांडकाय के भीतर ही तो अपने भ्रूणकोश दिखाते हैं। तो बीजांडकाय में अपन ने क्या बना लिया? 4 गुरु बीजाणु, एक गुरु बीजाणु बच गया। बीजांडकाय के भीतर ही तो बचा है ना वो, और वही गुरु बीजाणु किस में बदल रहा है? भ्रूणकोश में। कैसे बदलेगा? यानी हम किसका देख रहे हैं? भ्रूण कोश का निर्माण, या किसके निर्माण को क्या कह सकते हो? परिवर्धन। ध्यान रखें, भ्रूण कोश का दूसरा नाम क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद। और यही मादा युग्मकोद्भिद, यानी मादा युग्मकोद्भिद हमने किसको बोला? भ्रूणकोश को। आपने नर युग्मकोद्भिद किसको बोला था? अंकुरित परागकण को बोला था आपने। क्या? नर युग्मकोद्भिद। पहले क्या बना? लघु बीजाणु, जिसको आपने, जिसके समकक्ष के यहां पर क्या है? गुरु बीजाणु। जैसे वहां पर लघु बीजाणु बना, यहां पर क्या बन गया? गुरु बीजाणु बन गया। जिस प्रकार से वहां पर नर युग्मकोद्भिद के रूप में परागकण बना था, यहां पर मादा युग्मकोद्भिद के रूप में क्या बनेगा? भ्रूणकोश बनेगा। और ये मादा युग्मकोद्भिद परिवर्तित किससे होता है? एक गुरु बीजाणु से। किससे परिवर्तित हो रहा है? ये एक गुरु बीजाणु से परिवर्तित हो रहा है। कौन? मादा युग्मकोद्भिद। चूंकि यहां पर मादा युग्मकोद्भिद एक गुरु बीजाणु से ही परिवर्तित होता है, इसलिए इसको एक बीजाणुवीय विकास बोलते हैं। एक बीजाणुवीय विकास या एक बीजाणुज विकास। पूछ लिया जाए परीक्षा में, आप एक बीजाणुजीय विकास से क्या समझते हैं? एक बीजाणुवीय विकास से आप क्या समझते हैं? तब आप वहां पर क्या बताओगे कि एक भ्रूणकोश, एक गुरु बीजाणु से एक भ्रूणकोश परिवर्तित हो रहा है। एक गुरु बीजाणु से एक भ्रूणकोश परिवर्तित हो रहा है। इसी घटना को, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं एक बीजाणुवीय विकास। हमारे पास क्या आ गया? गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन से 4 गुरु बीजाणु बने, जिसमें से 3 नष्ट हो गए, बच गया कितना? 1। ये 1 कैसा है? अगुणित है। पहले से कैसा है? ये अगुणित है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन से बना है। तो मादा युग्मकोद्भिद भी कैसा प्राप्त होगा आपको? अगुणित। यानी भ्रूणकोश कैसा प्राप्त होगा आपको? अगुणित प्राप्त होगा। और चूंकि अगुणित से अगुणित प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए हम जानते हैं
कि विभाजन कौन से होंगे? केवल और केवल समसूत्री विभाजन ही होंगे। केवल कौन से विभाजन होंगे? समसूत्री विभाजन। तो चलिए देखते हैं एक गुरु बीजाणु से किस प्रकार से परिवर्तन होता है। और ये प्रक्रिया मैं आपको बता रहा हूं केवल और केवल चित्रों के माध्यम से। आप चित्रों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे जैसे चित्र में हो रहा है स्टेप बाय स्टेप वैसे के वैसे लिखते चलिए और कुछ नहीं। यानी परीक्षा में आपको कभी भी इसकी थ्योरी याद नहीं करनी, आपको डायग्राम समझने हैं, स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बनाने हैं और जैसे जैसे डायग्राम बन रहे हैं जो जो घटनाएं उसमें हो रही हैं उसको अपने शब्दों में लिख देना है, बस और कुछ नहीं। आपके पास ये क्या आ गया? ये देखो, ये बीजांडकाय है। बीजांडकाय में आपके पास ये क्या है? एक गुरु बीजाणु है। ये आपके पास क्या है? गुरु बीजाणु। गुरु बीजाणु में ये इसका एक केंद्रक है जो कि कैसा है? अगुणित। ये इसका जीवद्रव्य हो गया, है तो कोशिका ही ना। ये क्या है? बाहर बीजांडकाय। ये बीजांडकाय हो गया। यानी यदि आपको ये सारी चीजें समझनी है तो अच्छे तरीके से बीजांड की संरचना कंठस्थ होनी चाहिए, तभी आपको ये चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। तो सबसे पहला काम आपका होगा बीजांड की संरचना अच्छे तरीके से कंठस्थ रूप से आप तैयार कीजिए, फिर बनेगा ये काम। ये बीजांडकाय हो गया बाहर। इसके भीतर कौन है? गुरु बीजाणु है। और यही गुरु बीजाणु किस में बदलेगा? भ्रूणकोश में बदलेगा। पहले से कैसा ये? अगुणित। हम केवल इसके अंदर की स्ट्रक्चर लेकर चलेंगे। अब मैं बार बार बीजांडकाय को लेकर नहीं चलूंगा, केवल किसको लेकर चलूंगा? गुरु बीजाणु को। इस गुरु बीजाणु को मैं बाहर निकाल लेता हूं। ये इसका एक केंद्रक है। ये क्या आ गया? गुरु बीजाणु आ गया ना आपके पास गुरु बीजाणु। कैसा ये? अगुणित। और ये गुरु बीजाणु कौन सा है? जो 4 बने थे जिसमें से निभाग की ओर वाला केवल एक बचा था, वही गुरु बीजाणु है। अब इस गुरु बीजाणु का ये केंद्रक जो है एक समसूत्री विभाजन करता है। और आपको पता है समसूत्री विभाजन से कितने पुत्री बनेंगे? 2। अर्धसूत्री विभाजन से 1 से 4 बनते हैं, समसूत्री में 1 से 2 बनते हैं। तो इसका केंद्रक अब क्या करेगा? एक समसूत्री विभाजन करेगा। ये गुरु बीजाणु हो गया। और इस गुरु बीजाणु के केंद्र में क्या? एक समसूत्री विभाजन हुआ है। और इस एक समसूत्री विभाजन से 2 केंद्रक बने। अब ये बनते ही केंद्रक एक ऊपरी ध्रुव पर चला जाएगा, एक निचले ध्रुव पर चला जाएगा। एक केंद्रक ऊपरी ध्रुव पर, एक केंद्रक निचले ध्रुव पर। दोबारा देख लो, इस केंद्रक में एक समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बनेंगे। एक केंद्रक ऊपरी ध्रुव पर चला जाएगा, दूसरा केंद्रक निचले ध्रुव पर आ जाएगा। ये इसका जीवद्रव्य हो गया। ये इसका जीवद्रव्य हो गया। अब क्या होगा? ये दोनों केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन और करेंगे। और जब ये 2 बार समसूत्री विभाजन करेंगे तो जब ये पहली बार समसूत्री विभाजन करेंगे तो कितने बनेंगे? 2 केंद्रक। और दूसरी बार करेंगे तो कितने बन जाएंगे? 4 बन जाएंगे। ठीक है। यदि ये केंद्रक भी 2 बार समसूत्री विभाजन करेगा तो एक पहली बार करते ही 2 केंद्रक बन गए और दूसरी बार करते ही 2 केंद्रक और, यानी कितने केंद्र बन गए? 4 केंद्रक। 4 ऊपरी ध्रुव पर बन जाएंगे, 4 निचले ध्रुव पर बन जाएंगे। कितने केंद्रक व्यवस्था आ गई? 8 केंद्रकीय अवस्था। कितनी बार समसूत्री विभाजन हुआ? 2 बार समसूत्री विभाजन। यानी ये दोनों केंद्रक 2 बार समसूत्री विभाजन करेंगे। तो पहली बार में 2, दूसरी बार में 2 से 4 और इसमें भी 4, यानी 4 ऊपरी ध्रुव पर, 4 निचले ध्रुव पर, 8 केंद्रक बन जाएंगे टोटल। तो पूरे गुरु बीजाणु में अब कितने केंद्र की अवस्था आ गई है? 8 केंद्र की अवस्था आ गई है। अब इस 8 केंद्र की अवस्था के पश्चात क्या होगा? एक केंद्र ऊपरी ध्रुव से और एक केंद्र निचले ध्रुव से बीच में आकर जुड़ जाएंगे। कैसे? ये मान लो भ्रूणकोश है, दिख तो रहा है ना आपको सभी नीचे की तरफ? हाँ ठीक है। 3 केंद्रक ऊपर बचेंगे
क्योंकि एक कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। इस प्रकार से चलते हुए एक नीचे से चलेगा, 3 नीचे बच जाएंगे। 3 केंद्रक कहां बच गए, नीचे। 3 केंद्रक कहां बच गए, ऊपर। और एक एक केंद्रक जो ऊपर और नीचे से आए वो बीच में आकर आपस में जुड़ जाते हैं, और जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे, द्विगुणित। एक गुणित ऊपर से आ गया, एक गुणित नीचे से आ गया, दोनों केंद्रक आपस में आकर जुड़ गए। एक ऊपर से आया, एक नीचे से आया, दोनों बीच में आकर जुड़ गए, और कितने गुणित अवस्था बना ली, द्विकेंद्रित। अब देख लो, वास्तव में तो ये कितने केंद्रक है, 2 केंद्रक, लेकिन आपस में ये जुड़ चुके हैं। तो 3 केंद्रक ऊपर बच गए, 2 केंद्रक बीच में आकर जुड़ गए, और 3 केंद्रक नीचे हैं। इसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुवीय केंद्रक। क्यों बोलेंगे द्विध्रुवीय केंद्रक, क्योंकि ये केंद्रक जो बना है द्विगुणित, ये 2 ध्रुवों से केंद्रकों के आने से बना है। एक ऊपरी ध्रुव से आया, दूसरा निचले ध्रुव से, और दोनों ध्रुवों से जब केंद्रक आए हैं तब ये इसका निर्माण हुआ है। इसलिए इसको बोल दिया हमने बीच वाले को द्विध्रुवीय केंद्रक। ऊपर वाले तीनों अगुणित हैं, नीचे वाले तीनों अगुणित हैं, बीच वाले दोनों कैसे हो गए, द्विगुणित हो गए। क्यों, दोनों आपस में मिल गए ना, इसलिए कैसे हो गए, द्विगुणित। अब क्या होगा, इन सभी केंद्रकों के चारों ओर अपनी अपनी भित्ति का निर्माण हो जाएगा। तो जब भित्ति का निर्माण हो जाएगा तो इन केंद्रकों को अपने कोशिका कहेंगे। अब केंद्रक नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगी, कोशिका। जब भित्ति का निर्माण हो जाएगा तब ये केंद्रक नहीं रहकर किस में बदल गए, कोशिका में बदल गए। पहले केंद्रक थे, अब इनकी भित्ति का निर्माण हो गया, अलग अलग केंद्रकों की अलग अलग भित्ति का निर्माण हो गया। इसलिए 3 कोशिकाएं कहां बनी, ऊपर। 3 कोशिकाएं कहां बनी, नीचे। 3 कोशिकाएं कहां बनी, नीचे। और एक कोशिका कहां बन गई, बीच में। एक कोशिका कहां बन गई, बीच में। और इसी बीच वाली कोशिका को द्विगुणित कोशिका बोलते हैं। ये 3 अगुणित कोशिकाएं, ये 3 अगुणित कोशिकाएं, और बीच में एक द्विगुणित। 3 ऊपर, 3 नीचे, 1 बीच में। टोटल कोशिकाएं कितनी बनी है, 7। और केंद्रक टोटल कितने, 8 है। 3 ऊपर है, 3 नीचे, 2 बीच में है। 3 ऊपर, 3 नीचे, 2 बीच में। टोटल केंद्रक तो 8 है, लेकिन कोशिकाएं 7 हैं, क्योंकि बीच वाले 2 केंद्रक एक ही कोशिका में है। ठीक है, तो 3 कोशिका ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में। और यही जो अवस्था है इसी को अपने बोलेंगे भ्रूणकोश। अब ये क्या बन चुका है, भ्रूणकोश बन चुका है। तो यहां देख लीजिए, गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश का परिवर्तन किस प्रकार से हुआ, जिसको हमने चित्रों के माध्यम से समझा है। सबसे पहले एक गुरु बीजाणु बचा था, अगुणित था। ये रहा वो एक गुरु बीजाणु जो कि कैसा है, अगुणित है। अब इसके केंद्रक ने क्या किया, एक समसूत्री विभाजन कर लिया। इसके केंद्रक ने क्या किया, एक समसूत्री विभाजन कर लिया। और समसूत्री विभाजन से जो 2 केंद्रक बने, उनमें से एक ऊपरी ध्रुव पर चला गया, एक निचले ध्रुव पर आ गया। फिर दोनों ध्रुवों पर गए केंद्रकों ने क्या किया, 2 बार समसूत्री विभाजन और कर लिया। जब 2 बार समसूत्री विभाजन किया तो पहली बार से 2, दूसरी बार से 4, 4 ऊपर 4 नीचे। कितने केंद्र की अवस्था आ गई, 8 केंद्र की अवस्था आ गई। अब इन 8 केंद्रकों में से एक केंद्रक ऊपर से और एक केंद्रक निचले ध्रुव से, दोनों केंद्रक बीच में आकर आपस में जुड़ चुके हैं, जिसे हमने क्या कहा, द्विध्रुवीय केंद्रक। क्या कहा इसे हमने, द्विध्रुवीय केंद्रक। और यहां पर देखिए, इन केंद्रकों के चारों तरफ कोशिका भित्ति का भी निर्माण हो गया, जिससे 3 कोशिकाएं ऊपर बनी हैं, 3 नीचे बनी हैं और 1 बीच में बनी है। टोटल कोशिकाएं कितनी बनी, 7। और केंद्र कितने रह गए, 8। आपको ध्यान है बीच वाली कोशिका में कितने केंद्रक हैं, 2। और इसी को हमने क्या कहा है, भ्रूणकोश कहा है। अब मैं आपको भ्रूणकोश का एक अच्छा सा डायग्राम और बना देता हूं जूम करके, और इसको नामांकित भी अपने कर देंगे। तो ये भ्रूणकोश का विकास जो है, भ्रूणकोश का विकास हुआ, ये कितने गुरु बीजाणु से हुआ, एक गुरु बीजाणु से ना, इसलिए ही इसको क्या बोलते हैं, एक बीजाणुवीय विकास।
ये देखिए, ये हम किसका चित्र बना रहे हैं? भ्रूणकोश का। किसका चित्र बना रहे हैं? भ्रूणकोश का। 3 कोशिकाएं कहां बनी? ऊपर की ओर बनी है। 3 कोशिकाएं कहां बनी? नीचे की ओर बनी है। ये 3 ऊपर वाली कोशिकाएं और 3 नीचे वाली कोशिकाएं दोनों कैसी हैं? अगुणित हैं। जबकि बीच में जो एक कोशिका है वो कैसी है? द्विगुणित है। बीच वाली कोशिका कैसी है? द्विगुणित। और बाकी तीनों ऊपर 3 नीचे वाली कैसी है? अगुणित हैं। ऊपर वाली तीनों कोशिकाओं को कहा जाता है प्रतिव्यासांत सेल्स, और नीचे वाली तीनों को कहा जाता है अंड समुच्चय सेल्स। ऊपर वाले तीनों को प्रतिव्यासांत, अंग्रेजी में इनको कहा जाता है एंटीपोडल सेल्स। क्या कहा जाता है इनको? एंटीपोडल सेल्स कहा जाता है। और नीचे वाली तीनों कौन सी हैं? अंड समुच्चय कोशिकाएं हैं। और बीच वाली कौन सी है? द्विध्रुवीय सेल। ऊपर वाली तीनों अगुणित, नीचे वाली तीनों अगुणित, और बीच वाली द्विध्रुवीय सेल कैसी है? द्विगुणित है, क्योंकि ये 2 अगुणित केंद्रकों के मिलने से बनी है। 2 अगुणित केंद्रकों के मिलने से इसका निर्माण हुआ है। अब यदि आपको बताएं तो कैसी अवस्था आ गई इसमें? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। ध्यान रखिएगा, आवर्त बीज यानी एंजियोस्पर्म में जो भ्रूणकोश पाया जाता है वो सदैव 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है किसी भी कंपटीशन में। और आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल ये 1 नंबर में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, आवर्त बीजियों में पाए जाने वाले भ्रूणकोश की विशेषता है। तो विशेषता क्या है? 7 कोशिकीय है ये और 8 केंद्रकीय। कोशिका देखो, 3 ऊपर 3 नीचे 1 बीच में, 7 होगी। केंद्रक 3 ऊपर केंद्रक 3 नीचे केंद्रक 2 केंद्रक बीच में है, 8 केंद्रक हो गए। और ये भ्रूणकोश जो खोजा गया था सबसे पहले एक बीजपत्री के पॉलीगोनेसी कुल में खोजा गया। एक बीजपत्री के पॉलीगोनेसी कुल में ये खोजा गया। तो इसका भ्रूणकोश का प्रकार कौन सा है? पॉलीगोनल भ्रूणकोश। आपसे कहा जाए पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश का चित्र बनाइए, तो पॉलीगोनम भ्रूणकोश कौन सा है? यही तो है जिसकी खोज पॉलीगोनेसी कुल में हुई थी। और ये कितने कोशिकीय होता है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय। यानी जो भ्रूणकोश देखा है वो कौन सा है? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। कौन सा? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। एक भ्रूणकोश कुछ आवर्त बीजियों में और पाया जाता है जिसको इनोथेरा प्रकार का भ्रूणकोश बोलते हैं। कौन सा? इनोथेरा, जो कि 4 कोशिकीय और 4 केंद्रकीय होता है। वो कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इनोथेरा यानी 4 कोशिकीय 4 केंद्रकीय, आप ऐसे टेम्परेरी तौर पर याद रख लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश। मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा आपके लिए? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश इंपॉर्टेंट है, जो कि 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय होता है। इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। अब यहां पर देखो, ये 3 सेल है नीचे की ओर जो अंड समुच्चय में है। इनमें नीचे वाली दोनों कोशिकाएं हैं, इनको कहा जाता है सहायक सेल। नीचे वाली दोनों को क्या कहा जाता है? सहायक सेल। इनका एक नाम और भी है, सिनर्जिड सेल्स। नीचे वाली जो दोनों कोशिकाएं हैं इनका नाम क्या है? सहायक सेल यानी सिनर्जिड सेल। सहायक सेल या सिनर्जिड सेल। जो नीचे की ओर दोनों है वो ऊपर की ओर, वास्तव में मैं कह ऊपर की ओर रहा हूं, लेकिन ये ऊपर नहीं होती, सबसे पीछे की ओर होती है। ऊपर क्यों? क्योंकि बड़ी है इसलिए दिखाई दे रही है। ये देखो, ये दोनों सहायक कोशिकाएं हैं, इनके पीछे ही
तो सामने से ऐसे लग रहा है आपको कि ये इसके ऊपर रखी हुई, जबकि ऊपर नहीं है, ये इनके पीछे है, लेकिन बड़ी है आकार में। बड़ी है इसलिए आपको ये इसके पीछे से दिखाई दे रही है। ये सेल, इस सेल को बोलते हैं अंड कोशिका। और ये अंड कोशिका ही क्या है? मादा युग्मक है। ये अंड कोशिका ही तो क्या है? मादा युग्मक है। ध्यान रखिएगा। तो हमने देख लिया कि भ्रूणकोश में क्या है? मादा युग्मक स्थित है। और मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से हुआ? ये मादा युग्मक भी तो अगुणित है। मादा युग्मक का निर्माण किस प्रकार से हुआ? ये आपने भ्रूणकोश के अंतर्गत देखा है। तो हम पहुंच चुके हैं मादा युग्मक तक। हमारा उद्देश्य था पुंकेसर को लेकर चलो और पहुंचो नर युग्मक तक। हमारा उद्देश्य था मादा युग्मक को लेकर चलो, स्त्री केसर को लेकर चलो और पहुंचो मादा युग्मक तक, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि मैं आपको इनका तुलनात्मक अध्ययन करवाऊं, यदि मैं अभी तक जितना पढ़ा है स्त्री केसर पुंकेसर दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करवाऊं, तो वो किस प्रकार से होगा देख लीजिए। हमने अध्ययन किया सबसे पहले पुष्प का। किसका अध्ययन किया हमने? पुष्प का। पुष्प में एक था नर भाग। पुष्प में क्या था? नर भाग। तो इधर पुष्प में दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? मादा भाग। एक तरफ यदि नर भाग है तो दूसरी तरफ क्या होगा? मादा भाग होगा। और यदि देखें नर भाग कौन है, तो हम क्या कहेंगे? नर भाग कौन है? पुंकेसर। तो मादा भाग कौन सा होगा? स्त्री केसर, या इसको आप क्या कहोगे? अंडक कहोगे। इसको अंग्रेजी में कहा स्टेमन, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहोगे? कार्पल। नर भाग पुंकेसर, मादा भाग कौन सा हो गया? स्त्री केसर। यदि इधर आप देखो पुमंग, तो इधर आपको क्या मिलेगा? मादा भाग की तरफ जायांग। नर चक्र पुमंग है, मादा चक्र जायांग है। नर भाग कौन है? पुंकेसर। मादा भाग कौन है? स्त्री केसर। पुंकेसर को हम कह सकते हैं लघु बीजाणु पर्ण। पुंकेसर का एक नाम क्या हो सकता है? लघु बीजाणु पर्ण, क्योंकि ये पत्ती का रूपांतरण है ना पुंकेसर। और स्त्री केसर के लिए क्या कह सकते हो आप? गुरु बीजाणु पर्ण। यदि पुंकेसर को आप लघु बीजाणु पर्ण बोलोगे, तो आप स्त्री केसर को क्या बोलोगे? गुरु बीजाणु पर्ण। और ये दोनों कहां पर होती हैं? पुष्प में होती हैं। इसलिए हम पुष्प को बीजाणु पर्णधारी पर्रोह बोल सकते हैं। बीजाणु पर्णधारी पर्रोह। लघु बीजाणु पर्ण में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? परागकोश। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? परागकोश। तो स्त्री केसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? अंडाशय। पुंकेसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा परागकोश। स्त्री केसर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा है? अंडाशय है। यदि हम परागकोश के अनुप्रस्थ काट देखें, तो परागकोश के अनुप्रस्थ काट में हमें दिखाई देती है लघु बीजाणु धानी। क्या दिखाई देती है? लघु बीजाणु धानी। तो इधर आपको क्या दिखाई देगी? गुरु बीजाणु धानी। अंडाशय में क्या मिलती है? गुरु बीजाणु धानी, जिसका दूसरा नाम क्या है? बीजांड। यदि आपको परागकोश में क्या दिखाई देती है? 4 लघु बीजाणु धानियां, तो अंडाशय में क्या दिखाई देती हैं? गुरु बीजाणु धानियां। संख्या तो इनकी जितने बीज होंगे उतनी संख्या होगी। और गुरु बीजाणु धानी का दूसरा नाम ध्यान रखिएगा क्या होता है? बीजांड। गुरु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी में क्या बने थे? लघु बीजाणु बने थे। लघु बीजाणु धानी में क्या बने? लघु बीजाणु, जिनका दूसरा नाम क्या है? परागकण है। क्या नाम है जिनका दूसरा नाम? परागकण। और गुरु बीजाणु धानी में क्या बनेंगे?
गुरु बीजाणु बनेंगे। ये भी अगुणित होते हैं परागकण, और ये भी लघु गुरु बीजाणु भी कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं, दोनों तरफ अगुणित। परागकण किसमें बदला? परागकण किसमें बदला था? अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण जिसका दूसरा नाम क्या था? नर युग्मकोद्भिद। किसमें बदला? नर युग्मकोद्भिद में। परागकण किसमें बदल गया? नर युग्मकोद्भिद यानी अंकुरित परागकण में। और गुरु बीजाणु किसमें बदल गया? मादा युग्मकोद्भिद जिसका दूसरा नाम क्या है? भ्रूणकोश। यानी जैसे परागकण है ठीक उसी प्रकार से क्या है? भ्रूणकोश। जैसे अंकुरित परागकण है ठीक वैसे ही क्या है? मादा युग्मकोद्भिद। अंकुरित परागकण को क्या बोलते हैं? नर युग्मकोद्भिद। तो भ्रूणकोश को क्या बोलोगे? मादा युग्मकोद्भिद। दोबारा सुन लो, अंकुरित परागकण को क्या बोलेंगे? नर युग्मकोद्भिद। तो भ्रूणकोश को क्या बोलेंगे? मादा युग्मकोद्भिद। सेम स्ट्रक्चर है। नर युग्मकोद्भिद में क्या बनते हैं? नर युग्मक। क्या बनते हैं इसमें? नर युग्मक। और भ्रूणकोश यानी मादा युग्मकोद्भिद में क्या बनते हैं? मादा युग्मक बनते हैं। इनकी संख्या होती है 2। नर युग्मकोद्भिद, एक नर युग्मकोद्भिद में 2 नर युग्मक बनते हैं, जबकि इसमें एक भ्रूणकोश या एक मादा युग्मकोद्भिद में एक ही मादा युग्मक बनता है। नर युग्मक कितने बने? 2। मादा युग्मक कितने बने? 1। इसके पश्चात हम देखेंगे तीसरा पाठ, क्योंकि दूसरा पाठ आप लोगों का समाप्त हो चुका है। और अब आप लोगों से एक निवेदन है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपको वीडियो मिलते जा रहे हैं आप अच्छे तरीके से अध्ययन कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ, और बार बार वीडियो को देखकर आप इनका मनन करके कंठस्थ याद कर रहे हैं जिस प्रकार से हम क्लास में करते हैं। इसके अलावा चाहे कोई भी स्कूल का स्टूडेंट हो, 11th का हो तो भी उसके काम में आएंगी ये चीज़ें, 12th का हो तो भी उसके काम में आएंगी, चाहे किसी भी स्कूल का हो, जरूरी नहीं विद्याश्रम के स्कूल ही हो, कोई भी स्कूल का स्टूडेंट हो, ये सभी के लिए है वीडियो। तो आप उनको भी उनकी पढ़ाई के लिए ये वीडियो उपलब्ध करवा सकते हैं, उनको अपने चैनल का नाम बता सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।